देखिए, बिहार में एनडीए सरकार के 100 दिन भी पूरे नहीं हुए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया, जिस पर चारों तरफ सवाल उठ रहे थे। तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने पिछले 20 सालों से बिहार में चल रही एनडीए सरकार का लेखा जोखा पेश करते हुए तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार एक अनूठा और अनोखा प्रदेश है, जहां दशकों से एनडीए की डबल इंजन सरकार है, लेकिन वहां की स्थिति है कि देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है। सबसे ज्यादा पलायन, अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट वाला राज्य बिहार है। तेजस्वी आगे कहते हैं कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, सबसे कम किसानों की आय, सबसे कम निवेश, सबसे कम कंप्यूटर साक्षरता और सबसे कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सबसे कम औद्योगिक इकाइयां बिहार में है। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने कई बिंदुओं पर बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में बिहार की ऐसी स्थिति है जो तेजस्वी यादव पोस्ट के जरिए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए आज एक बार आंकड़ों पर ही नजर डाल लेते हैं और विश्लेषण कर लेते हैं कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार ने बिहार को कितना बदला है और लालू शासनकाल में बिहार की स्थिति क्या थी। पहले वाली बिहार की स्थिति बेहतर थी या नीतीश कुमार वाले बिहार की। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की गरीबी को लेकर। दरअसल अगर नीतीश राज की बात करें तो नीति आयोग के ताजा डेटा के मुताबिक बिहार सबसे गरीब राज्य है। तेजस्वी यादव भी ये बात कहते हैं, यानी नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सबसे गरीब राज्य है। 2025 में बिहार की गरीबी दर 33.76% रहा है। बिहार में 1/3 आबादी गरीबी में है। जबकि लालू राज की बात करें तो साल 2003 से 2004 में बिहार में गरीबी दर लगभग 55% रहा है। 2003 के आसपास हर 2 में से 1 व्यक्ति बिहार में गरीब था। ये बेहद महत्वपूर्ण डेटा है। इसके अलावा अगर बात करें बिहार में गरीबी की तो साल दर साल गरीबी आंकड़ा बढ़ता और घटता भी रहा है। साल 1993 में और 94 के बीच 55% बिहार में गरीबी का दर था। 1999 से साल 2000 तक 42.6%। 2004 से 2005 जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तब 54.4% और नवीनतम डेटा की अगर बात करें 2021 तक तब लगभग 37% के आसपास रहा है। ये बेरोजगारी की स्थिति है बिहार में और गरीबी की स्थिति है। अगर बिहार में पलायन की बात करें, क्योंकि पलायन को लेकर लगातार सवाल बिहार में उठते रहते हैं, तो नीतीश सरकार में क्या स्थिति है उस पर भी नजर डालते हैं। लालू शासनकाल में क्या स्थिति था वो भी नजर डालते हैं। देश के दूसरे स्थान पर पलायन में बिहार का नंबर आता है। अगर बात करें जनगणना 2011 के मुताबिक तो 74.5 लाख लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर गए हैं, यानी जितनी बिहार की आबादी है उसका कुल 7.2% लोग पलायन बिहार से कर चुके हैं। लालू राज की बात करें तो लालू राबड़ी काल में भी पलायन तेजी से बढ़ा। जनगणना 2001 के मुताबिक 60 लाख लोग बिहार से बाहर गए, यानी नीतीश सरकार में ये आंकड़ा बढ़ा है। हालांकि संख्या भी बिहार में बढ़ी है, ये भी एक सच है। दूसरा एक सवाल बिहार में लगातार जंगल राज को लेकर भी होता है कि बिहार में जंगल राज बनाम सुशासन की, तो उस पर भी ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पलायन, बेरोजगारी, तमाम चीजों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। अब बात कर लेते हैं बिहार में अपराध की। अगर बात करें बिहार में अपराध की तो ये भी 28वें नंबर पर आता है पूरे देश भर में। ये एनसीआरबी का डेटा कहता है। एनसीआरबी के मुताबिक बिहार जो है अपराध के नंबर 28वें पर रहता है। ये नवीनतम रिकॉर्ड है जो बिहार के लिए अपराध की स्थिति को दर्शाता है। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है। हालांकि अभी नवीनतम 2025 वाला डेटा नहीं आया। अगर बात करें लालू बनाम नीतीश को लेकर, क्योंकि जंगल राज और सुशासन को लेकर खूब सवाल उठते हैं, तो 2004 में जब लालू प्रसाद की सरकार थी 1,17,273 मामले थे। 2024 में जो नवीनतम आंकड़ा है 3,52,130 अपराध के मामले रहे हैं। 2004 में अपराध दर प्रति लाख 132.8 रहे हैं। 2024 में बढ़कर 272.5 हो गए। 2004 में अगर चोरी के मामले बात करें तो 11,113 थे। 2024 में चोरी के मामले बात करें, यानी 20 साल बाद एनडीए की सरकार में, तो 47,548 हो गए, यानी 3 गुना ज्यादा बढ़े। 2004 में अपहरण के 3,413 मामले आते हैं, जबकि 2024 में 20 साल बाद नीतीश सरकार में 6 गुना बढ़ते हैं और 19,768 मामले होते हैं। 2004 में लालू शासनकाल में अपहरण दर प्रति लाख 3.9 रहता है, जबकि 2024 में अपहरण की बात करें तो दर प्रति लाख 15.3 है।
ये बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला डेटा है जिसपे लगातार चर्चाएं बिहार में होते रही है लालू बनाम नीतीश को लेकर। अब अपराध का ग्राफ भी बात कर लेते हैं कि नीतीश सरकार में अपराध पिछले अगर 2015 से 2025 तक का बात करें 2024 तक, तो 2015 में लगभग 1,95,402 अपराध मामले सामने आए। 2016 में थोड़ा सा घटा 1,89,696 रहे। 2017 में 2,36,055 आंकड़े रहे। 2018 में 2,62,815। 2019 में 2,69,109 मामले सामने आए। 2020 में थोड़ा सा घटा 2,57,512 अपराध के मामले रहे। 2021 में 2,82,083 मामले सामने आए। 2022 में ये आंकड़ा बढ़ गया, लगभग 60,000 बढ़ा और 3,47,835 के मामले सामने आए। 2023 में 3,53,483, 2024 में 3,52,130 और 2025 में 1,90,524 है। 2025 में जून तक का मामला, यानी लगभग आधा वक्त बचा है, जो नवीनतम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है 2025 जून के बाद। अब बात कर लेते हैं अपराध को लेकर, हमने बताया, पलायन को लेकर बताया, गरीबी लगातार साल दर साल बढ़ती रही। बेरोजगारी को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बेरोजगारी हर चुनावी मुद्दा रहा है। चुनाव में खूब बेरोजगारी की बात होती है, लेकिन अगर बिहार की स्थिति बात करें, क्योंकि तेजस्वी यादव का दावा है कि बेरोजगारी में सबसे ऊपर स्थान पे है बिहार, लेकिन देश में अगर बात करें रिपोर्ट के मुताबिक तो 7वें स्थान पर बेरोजगारी में बिहार का स्थान आता है। बिहार में बेरोजगारी दर लगभग 12.3% है, कई राज्यों से ज्यादा। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, झारखंड और फिर बिहार, यानी 7वें नंबर पर बिहार आता है। हरियाणा जो बीजेपी शासित है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शासित है, राजस्थान बीजेपी शासित है, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, झारखंड और फिर बिहार, यानी 7वें नंबर पर बेरोजगारी के मामले में बिहार का नंबर है। अगर बात करें बेरोजगारी का 1990 से 2025 तक का, वो भी डेटा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। साल 1993 से 94 के बीच 5 से 6% खेती पर निर्भरता थी। उद्योग बिहार में कम थे। इसके अलावा अगर बात करें 1999 से साल 2000, तब उस दौरान 6 से 7% का आंकड़ा रहा। रोजगार की कमी थी, पलायन लगातार उस दौरान शुरू हुआ। साल 2002 से 3 के बीच 7 से 8% ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ी है। ये भी महत्वपूर्ण डेटा है, जिसपे तेजस्वी यादव लगातार कहते तो है नीतीश सरकार पर, लेकिन उनके पिताजी के शासनकाल का ये रिपोर्ट है। 2004 से 2005 के बीच 8% युवाओं में बेरोजगारी अधिक थी। 2011 से 2012 में 4 से 5% सरकारी सर्वे में कमी दिखी। पलायन लगातार जारी रहा। 2017 से 2018 में लगभग 8% रहा। PLFS में युवा बेरोजगारी अधिक आंकड़े बताए गए। 2020 में 15 से 20% रहा। लॉकडाउन से रोजगार पे संकट देखने को मिला, यानी बढ़ा नीतीश सरकार में। 2022 से 2013 में 14% रहा, धीरे धीरे सुधार हुआ। 2024 में 12 से 13% बेरोजगारी रहा। राष्ट्रीय औसत दर से ज्यादा बिहार में बेरोजगारी रही। 2025 में बात करें तो 12.3% CMIE का अनुमान है, यानी ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बिहार का बेरोजगारी दर है। अगर इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि तेजस्वी यादव कई बिंदुओं को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो स्कूल ड्रॉप आउट भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था। उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पूरे देश भर में बिहार की स्थिति क्या है। तो सबसे ज्यादा अगर पूरे देश भर में बात करें तो बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या है, ये 20.85% है। हालांकि इसमें कहा गया सेकेंडरी स्कूल में ज्यादा ड्रॉप आउट होते हैं। उसके बाद लद्दाख का नंबर आता है, यहाँ पे 20.1% है। उसके बाद असम यानी बीजेपी शासित है, यहाँ पे 19.4% है। कर्नाटका की बात करें, यहाँ पे कांग्रेस शासित है, 16 से 18% के आसपास है। गुजरात यानी नरेंद्र मोदी का गढ़, वहाँ पे भी 16 से 17% है। मध्य प्रदेश की बात करें, बीजेपी शासित है, 16 से 17% वहाँ पे भी है। और राजस्थान, वहाँ पे भी बीजेपी का शासन है, वहाँ 12 से 13% जो है स्कूल ड्रॉप आउट है। बिहार में भी है, लेकिन बहुत हद तक नीतीश कुमार इस मुद्दों को लेकर कामकाज कर चुके हैं और अब बहुत सुधार हुआ है बिहार में। अगर इसके अलावा अगर बात करें बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट की, तो ऐसा नहीं है कि नीतीश सरकार में ड्रॉप आउट की स्थिति खराब हुई है। इससे पहले जब लालू का शासनकाल था, उस दौरान इससे ज्यादा खराब थी। अगर 1990 से 95 की बात करें तो उस दौरान 50 से 60% खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल ड्रॉप आउट था, यानी आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल जाते नहीं थे, जाते थे तो पढ़ाई छोड़ देते थे बीच में। ये लालू और राबड़ी शासनकाल की स्थिति थी। 2000 से अगर बात करें, 2000 में उस दौरान भी लालू की सरकार थी, 45 से 50%। महत्वपूर्ण कारण उस दौरान रहा गरीबी और स्कूलों की कमी थी लालू और राबड़ी शासनकाल में। 2004 में जब नीतीश कुमार सत्ता संभालते हैं, 2005
का रिपोर्ट है 40 से 45% रहा। उस दौरान प्राथमिक शिक्षा में सुधार शुरू किया गया। 2010 में 30 से 35%। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर आंकड़ा कमी हुआ, ड्रॉप आउट कमी हुआ, तो उसमें नीतीश सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को श्रेय दिया जाता है, जिसमें मिड डे मील हो गया, साइकिल बांटने की योजना हो गई, छात्रवृत्ति का हो गया, पोशाक हो गया। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई। आंकड़ा लगभग 10% कम किया गया। 2015 में ये और आंकड़ा कम होता है, 25 से 30% होता है। नामांकन दर बढ़ते हैं, खासतौर से लड़कियों के नामांकन बढ़ते हैं, लेकिन सेकेंडरी जो शिक्षा होती है उसमें कई तकनीकी कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर यह आंकड़ा घटता है। 2020 में 18 से 20% होता है, लेकिन कोविड के कारण ड्रॉप आउट की संख्या फिर बढ़ जाती है। 2023 में 20% रहता है। सेकेंडरी स्कूल में ज्यादा ड्रॉप आउट रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है। और 2025 की बात करें तो 20 से 21% ड्रॉप आउट होते हैं और देश में सबसे अधिक बिहार में ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ये ताजा रिपोर्ट कहती है। इसको लेकर नीतीश सरकार सुधार करने का काम भी कर रही है, लेकिन 1990 से 2025 के बीच में बहुत हद तक ड्रॉप आउट कम हुए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण की बात है और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उस पर भी उन्हें गंभीरता से विचार करना होगा। सबसे कम अगर बात करें साक्षरता को लेकर, क्योंकि साक्षरता को लेकर भी तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में, अपने पोस्ट में लिखा है, नीतीश सरकार पर निशाना साधा, तो वो भी जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता जो है कम है, वो बिहार, आंध्र प्रदेश में 72.6% है। बिहार की बात करें तो यहाँ पे 74.3% है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 75.2% है। राजस्थान की बात करें तो 75.8% है। झारखंड की बात करें तो 76.7% है। ये वो राज्य हैं जहां पे सबसे कम साक्षरता है। यहाँ पे और भी काम करने की जरूरत है, लोगों को एजुकेशन के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। अगर बात कर लेते हैं साक्षरता दर को लेकर भी बिहार में क्या कुछ रहा है, क्योंकि जब हम नीतीश सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव नीतीश के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो उससे पहले वाली सरकारों में क्या स्थिति रही है। साल 1901 में 5% बिहार में साक्षरता दर थी, यानी 100 में से 5 लोग मात्र पढ़ते थे। 1951 में यानी 50 साल बाद यह आंकड़ा बढ़ता है, लगभग 8% और 13% का आंकड़ा होता है। फिर 10 साल बाद यानी 1961 में आजादी के बाद 21% होता है बिहार में साक्षरता दर। 10 साल बाद फिर 1971 चले आए तो 3% और बढ़ता है, 24% का आंकड़ा होता है। 1981 में 32% ये आंकड़ा बढ़कर हो जाता है साक्षरता दर। 1991 में 38%, जब लालू की सरकार बिहार में आती है। साल 2001 में 47% होते हैं साक्षरता दर बिहार में। 2011 में 61.8% और 2025 में 74%, यानी अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। 100 में से 26 लोग अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, साक्षर नहीं है, उन्हें साक्षर करना होगा। ये जो सरकार है मौजूदा बिहार में, एनडीए सरकार, नीतीश सरकार, उन्हें समझना होगा। इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि वो इनकम को लेकर भी निशाना साध रहे हैं, तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, तो उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि किस राज्य में सबसे ज्यादा इनकम है। सबसे पहले नंबर पर आता है सिक्किम, जहां पर 7,07,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद दूसरे नंबर पर गोवा है, जहां पर 6,70,000, यानी बिहार के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है गोवा और सिक्किम में। दिल्ली की बात कर लेते हैं, 5,12,000, बिहार के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। चंडीगढ़ की बात कर ले 5,05,000 रुपए है। हरियाणा की बात कर ले 3,94,000 है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं 3,90,000 है यहाँ पे। कर्नाटका की बात करें 3,80,000 है। तमिलनाडु में 3,60,000। केरलम में बात करें तो 3,08,000, यानी बिहार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा। महाराष्ट्र की बात करें 3,09,000 रुपए। गुजरात की बात करें 2,70,000 रुपए, बिहार के मुकाबले 4 गुना ज्यादा। उत्तराखंड की बात कर ले 2,70,000। आंध्र प्रदेश में 2,60,000 और पंजाब में 2,10,000। राजस्थान में 1,60,000। पश्चिम बंगाल में 1,70,000, उड़ीसा में 1,60,000, छत्तीसगढ़ में 1,30,000, यहाँ भी बिहार से डबल है। मध्य प्रदेश में 1,69,000, झारखंड में 1 लाख, उत्तर प्रदेश में 1,08,000 और बिहार सबसे नीचे यानी 69,000। आप सोचिए बिहार में क्या स्थिति, एक व्यक्ति की प्रति आय 69,000 रुपये साल का, यानी कितना कम है। ये सरकार को समझना होगा, इस पर विचार करना होगा और इसके लिए रणनीतियां बनानी होगी, किस तरीके से लोगों की आय बढ़ाई जा सके। अब एक और नजर डाल लेते हैं आंकड़े पर, क्योंकि जब नीतीश सरकार की बात हो रही है तो लालू की भी बात कर लेते हैं। 1990 में 3 से 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। 1995 में 5 से 6,000, साल 2000 में 7 से 8,000,
2005 में 10,000 से 11,000 रुपए, 2010 में 18,000 से 20,000 रुपए, 2015 में 30 से 32,000 रुपए होता है, 2020 में 43 से 45,000, 2023 में 60 से 65,000 रुपए होता है और 2025 में 65 से 69,000 रुपए। ये बिहार का प्रति व्यक्ति आय है जिस पर काम करने की विशेष जरूरत है। अब एक और मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव घिर रहे थे, वो था स्वास्थ्य, क्योंकि शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत होती है। स्वास्थ्य भी एक अहम कड़ी है, तो उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि देश में राज्यों की हेल्थ रैंकिंग में बिहार कहां है। सबसे पहला नंबर बेहतर राज्य होता है केरलम, दूसरे पे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, चंडीगढ़, हरियाणा, असम, झारखंड, उड़ीसा, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये सरकार का रिपोर्ट है, ये हमारे तरफ से नहीं बताया जा रहा है, ये सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियां हैं उसके तरफ से ये सर्वे किया गया। ये बेहद चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि सरकार को सोचना होगा, 20 सालों से एनडीए की सरकार है। अब सवाल आखिरी में ये है कि तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, विपक्ष में है, नेता प्रतिपक्ष है, आरोप बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन सरकार को भी सोचना होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छ पानी और तमाम चीज़ें, सड़क, बिजली, तमाम चीज़ों को लेकर काम करती है। लेकिन अभी भी अगर 20-22 सालों से हम सरकार में हैं और सरकार में रह के भी अगर हम आखिरी पायदान पे हैं, तो उन तमाम चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, चाहे वो साक्षरता दर हो, स्कूल ड्रॉप आउट हो, प्रति व्यक्ति इनकम हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर सोचने समझने की ज़रूरत है और नए सिरे से नई नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है।